एक इंस्पेक्टर अरविंद था जो बहुत गुंडागर्दी करता रहता था। एक बार वह कहीं से गुजर रहा था तो उसकी एक बूढ़े बाबा से टक्कर हो गई। उन बाबा का नाम अमित था। अरविंद का धक्का उन बाबा को लगा तो वह उनकी उम्र का लिहाज किए बिना उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगा। अरे चाचा, दिखाई नहीं देता तो बाहर ही क्यों निकलते हो? मत निकला करो ना। बाहर फालतू में चले आते हो और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। हट जाइए, वरना ऐसा काम करूंगा। बाबा बोले, अरे बेटा, मैं तो इतना बूढ़ा हूं, मेरी नहीं तो कम से कम मेरी उम्र का तो ख्याल करो। अरविंद बोला, अभी बोला है तूने, मुझसे ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल की? रुक, अब तेरे साथ साथ तेरे पूरे घर वालों को भी थाने में बंद कर दूंगा। आगे से वहदी बैन बाबा बोले, तेरे जैसे गुंडों का तो मैं ऐसा हाल करूंगा कि डंडा मार मार कर ऐसा हाल करूंगा कि उठने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। समझ क्या रखा है रे मुझे, पागल बुढ़वा। एक आदमी जिसका नाम अमन था, वह सामने आकर बोला, सर, आप इन बेचारे बाबा को क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हो? ये तो बूढ़े हैं, आपको इनसे लड़ाई करके क्या मिल रहा है? इंस्पेक्टर अरविंद बोला, अबे तू बीच में आकर क्यों अपनी शामत बुला रहा है? जा जा अपना काम कर, वरना ऐसा हाथ मारूंगा कि तेरा सब निकल जाएगा। वह आदमी जिसका नाम अमन था बोला, अरे सर, आप बाबा को कुछ मत बोलिए, मैं बाबा को लेकर जा रहा हूं। अरविंद बोला, तू मेरे पछड़े में क्यों पड़ रहा है? मेरी तो इस बूढ़े से दिक्कत है, जा भाग यहां से। अमित बाबा बोले, बेटा, गलती से टक्कर लग गई थी, मैं माफी मांगता हूं, क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो? पर अरविंद इंस्पेक्टर बोला, तुम दोनों ने बहुत दिमाग खराब कर दिया है, दोनों पहले मेरे साथ थाने चलो, तभी आगे की बात होगी। अमन बोला, क्यों सर, इसमें थाने जाने की क्या जरूरत है? अमित बाबा भी बोले, हाँ बेटा, क्यों थाने तक फालतू में ले चल रहे हो? अरविंद बोला, तुम दोनों बहुत दिमाग लगाते हो, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। थाने ले जाने के लिए अरविंद ने दोनों को गाड़ी में भरा और गाड़ी चालू करके ले जाने लगा। गाड़ी के अंदर अमित बाबा और अमन बैठे थे। बाबा बोले, अरे, मुझे उल्टी आ रही है बेटा, तू ध्यान से गाड़ी चला, मुझे उल्टी आ रही है रे। बाबा के इतना बोलते ही अरविंद भड़कते हुए बोला, क्या रे बुढ़वा, यहां चिल्ला मत, और अगर इसके बाद ये भाषा मेरे सामने इस्तेमाल की तो तेरा जो हाल करूंगा वह तुझे पता ही होगा ना। अमित बाबा और अमन उसकी बात समझ गए कि उसका इशारा किस तरफ है। अमन बोला, बाबा, आप थोड़ा खिड़की के पास रहिए, इससे उल्टी थोड़ी कम आएगी। बाबा ने वैसा ही किया। थाने पहुंचते ही बाबा और उस आदमी अमन को गाड़ी से उतारकर थाने में बंद कर दिया गया। अरविंद अपने डंडे में तेल लगाने लगा। अमित बाबा बोले, बेटा, हमें जेल में क्यों डाल दिया? हमारी इतनी छोटी सी गलती के लिए तू इतनी बड़ी सजा दे रहा है। अरविंद बोला, तुझे तो हर बात पर अंदाजा ही लगाना है, हर बात पर सवाल, और कोई बात नहीं है क्या रे बुढ़वा? इतना कहकर वह अपना डंडा लेकर जेल के अंदर दोनों के सामने जाकर खड़ा हो गया। अमित बाबा बोले, बेटा, अब क्या करना चाहता है? जेल में बंद तो कर दिया है ना? अरविंद दोनों पर बिना कुछ कहे ही वह उन पर लाठी चार्ज करने लगा और बोल रहा था, बहुत शौक है ना पुलिस वालों पर उंगली उठाने का? अब बताऊंगा कि पुलिस पर उंगली करने का क्या अंजाम होता है। वह चाचा की उम्र का लिहाज किए बिना उन पर लाठियां बरसाता रहा। वह तब तक लाठी चार्ज करता रहा जब जब तक कि उन दोनों के शरीर पर छाले नहीं पड़ गए। और अरविंद बोला, कैसा लग रहा है चाचा? अच्छा तो लग ही रहा होगा। अमित बाबा बोले, बेटा, तूने मेरी जरा सी गलती पर मेरी उम्र का लिहाज किए बिना जो इतना सब किया है ना, उसकी सजा। अमन बोला, सजा जरूर मिलेगी। हाँ साहब, आपने मुझ पर लाठी चार्ज किया, पर आपको चाचा जी को नहीं मारना चाहिए था। आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर अरविंद जेल से बाहर निकला तो शहर के एक दबंग नेता का फोन आया। अरविंद ने नेता का फोन उठाया। वह नेता और अरविंद दोनों मिले हुए थे और मिलकर दबंगई करते थे। नेता, जिसका नाम भानु था, वह बोला, और अरविंद कैसे हो? अरविंद बोला, साहब जी, आज ये दो लोग मिल गए थे जो बहुत देर से परेशान कर रहे थे, बस उन्हीं की मरम्मत करने में लगा हुआ था, और तो सब ठीक है। भानु ने पूछा, अरविंद, आज क्या करने में लगे हो? क्या बात है, आज तेरा फोन नहीं आया? शहर के दबंग नेता भानु ने आदेश दिया, तू देखना, अभी थोड़ी देर में हाईवे से दो ट्रक गुजरेंगे। वे दोनों ट्रक रुकने नहीं चाहिए। अगर रुके तो आगे का अंजाम तो तुझे पता ही होगा। तू तो जानता ही है कि उन दोनों ट्रकों में मेरी कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं। वे दोनों ट्रक माल से भरे हुए हैं और मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। उन्हें सही सलामत निकलवाने में हम दोनों का ही फायदा होगा, तो काम हो जाना चाहिए।
भानु ने आगे कहा, थोड़ी देर पहले ही पूरे शहर की लाइट कटवा देना, ताकि किसी को कुछ पता न चल पाए कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अरविंद बोला, ठीक है मालिक, आपने जैसा कहा है वैसा ही करूंगा, कोई गलती नहीं होगी। दरअसल बात यह थी कि अरविंद को पुलिस की नौकरी उन्हीं भानु जैसे दबंगों के एहसानों और रसूख की वजह से मिली थी। असल में अरविंद की पुलिस की नौकरी धोखेबाजी और नेता भानु की सिफारिश की वजह से ही लग पाना संभव हो सकी थी। यही कारण था कि भानु नेता जो कुछ भी कहता, अरविंद उसे बिना सवाल किए पूरा करता था। अरविंद को भानु की बात माननी ही थी और काम करना ही था। वह रात के अंधेरे में हाईवे पर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही वे दो ट्रक आए, अरविंद ने हाथ से उन्हें आगे जाने का इशारा किया। उन ट्रकों में ड्रग्स और भारी मात्रा में गैर कानूनी गंदा सामान भरा हुआ था, जिन्हें लेकर वे ट्रक आगे चल पड़े। अरविंद ने पहले ही पूरे शहर की बिजली कटवा दी थी ताकि कोई देख न सके कि उन गाड़ियों में असल में क्या भरा है। उसने बहुत चालाकी और होशियारी से यह काम निपटाया। उसे पता था कि अगर किसी को भनक लग गई या किसी ने ट्रक रुकवा दिए, तो सारा मामला उसे ही सुलझाना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा। उधर थाने में अमित बाबा और अमन को बहुत तेज भूख लगी थी। उनके पास खाने को कुछ नहीं था और न ही अरविंद उन्हें कुछ खाने को दे रहा था। वह तो अपने काले कारनामों को अंजाम देने में ही लगा हुआ था। उसे अपने बुरे कामों से फुर्सत मिलती, तब न वह इन दोनों की सुध लेता। अरविंद ट्रकों के जरिए ड्रग्स सुरक्षित पहुंचवाकर अपनी बुलेट पर सवार हुआ और शहर के दबंग नेता भानु के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, नेताजी, आपका सारा सामान मैंने सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचवा दिया है। भानु नेता उसकी बात सुनकर बोला, शाबाश, तूने ट्रकों को अगले हाईवे पर तो नहीं जाने दिया ना? उन्हें उसी हाईवे से निकाला है ना जहां मैंने कहा था? आगे क्या हुआ? अरविंद थोड़ा घबराकर और झुंझलाते हुए बोला, साहब, एक बूढ़े आदमी और एक लड़के की वजह से सुबह से ही दिमाग खराब है। उन दोनों ने मेरा दिमाग दही करके रख दिया है। उनके चक्कर में मैं सुबह से परेशान हूं। मैंने सोचा पहले आपका काम पूरा कर दूं। अब वापस जाकर उन दोनों को बताता हूं कि मुझसे टकराने का क्या अंजाम होता है। भानु नेता ने अपने ड्राइवर को कॉल किया और बोला, गाड़ी जहां है वहीं रोक दे और मेरी बात ध्यान से सुन। अभी थोड़ी देर में इंस्पेक्टर विक्रम तेरे पास आएगा और तुझे किस रास्ते से जाना है वह तुझे सारी बात समझाएगा। अगर तूने उसकी बात मानी तो भी दिबाम तो तू पगडी डिदिया नहीं जाएगा। अपने पीछे वाले ट्रक ड्राइवर को भी यह सारी बात बोल देना। अगर उसने मेरी बात नहीं सुनी तो अंजाम बुरा होगा। ड्राइवर ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप मुझसे गलत काम करवा रहे हैं। मैं अपना ट्रक यहीं छोड़कर जा रहा हूं, आपका साथ नहीं देने वाला। भानु नेता क्रूरता से हंसते हुए बोला, अच्छा, तू मेरी बात नहीं मानेगा? तो फिर मैं तेरी बेटी को मरवा देने का ऑर्डर अभी दे देता हूं। तुझे कोई आपत्ति तो नहीं है ना? यह सुनते ही ट्रक ड्राइवर चिंटू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह गिद्ध-गिद्धाते हुए बोला, नहीं साहब, मेरी बेटी को कुछ मत करिएगा। मैं आपका काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। बस आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। भानु ने उसे सारी बात समझ। तभी चिंटू ने शीशे में देखा कि पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आ रही है। चिंटू ने डरते हुए पूछकर, क्या यही पुलिस की गाड़ी में अरविंद साहब है? यहाँ एक गाड़ी आ रही है। आप भानु के पास कॉल स्पीकर पर था। अरविंद सब पास में बैठकर सारी बात सुन रहा था। वह जल्दी से नेता साहब से बोला, सर मैं नहीं हूं। भानु ने तुरंत फोन पर चिल्लाते हुए आदेश दिया, जल्दी करो, उन दोनों से कहो कि वहां से फौरन निकल जाएं, वरना अगर गाड़ी चेक हो गई तो हम सब फंस जाएंगे। आदेश मिलते ही ड्राइवर चिंटू और मोनू ने ट्रकों की रफ्तार बढ़ा दी। वे पुलिस से बचने के लिए पागलों की तरह भागने लगे। लेकिन इसी अफरा तफरी में चिंटू का ट्रक अचानक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। हाईवे पर स्लिप होकर पलट गया। चिंटू जैसे तैसे चोटिल हालत में ट्रक से बाहर निकला और पीछे आ रहे मोनू के ट्रक में बैठकर वहां से फरार हो गया। तभी पीछे से आ रही पुलिस की गाड़ी रुकी। उसमें से कोई साधारण ऑफिसर नहीं, बल्कि आईपीएस अंजलि मैडम बाहर निकली। अंजलि अपनी कार से उतरी और उन्होंने तुरंत पलटे हुए ट्रक के पास जाकर उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया ताकि सबूत इकट्ठा किए जा सकें। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे और भूखे प्यासे थाने में बंद अमित बाबा की हालत खराब होने लगी थी। कमजोरी और डर के कारण उनका शरीर कांपने लगा था। अमन उन्हें सहारा देते हुए भर्राई हुई आवाज में बोला, चाचा, थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत मत हारो। भगवान ने चाहा तो हम यहां से जल्द बाहर निकलेंगे। बस आप अपनी तबीयत मत बिगड़ने दो। पुलिस की जांच शुरू हुई और जल्द ही पता चला कि ट्रक चिंटू नाम का आदमी चला रहा था। अंजलि के आदेश पर पूरे जिले की पुलिस अलर्ट हो गई और हर जगह चिंटू की तलाश शुरू कर दी गई।
अमन ने अमित बाबा का हाथ थामते हुए कहा, चाचा, आपको कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई हमारी मदद के लिए जरूर आएगा। बस आप हिम्मत मत हारिए। अमन को उम्मीद थी कि सच्चाई की जीत होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बाहर आईपीएस अंजलि पहले ही उस सच के करीब पहुंच चुकी हैं जो अरविंद और भानु नेता को तबाह कर सकता है। 30 सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि ड्रग्स से भरा एक ट्रक पलट गया है और पुलिस को उसमें बहुत सारा अवैध सामान मिला है। ट्रक के साथ ड्राइवर चिंटू का नाम भी हर जगह वायरल होने लगा। अरविंद इंस्पेक्टर, जो खुद इस काले धंधे में शामिल था, चिंटू को पकड़कर स्पाई गिरफ्तारी का नाटक करते हुए सीधा भानु नेता के गुप्त ठिकाने पर ले आया ताकि वह पुलिस की पकड़ से दूर रहे। भानु नेता गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाया, तूने ट्रक कैसे पलट दिया रे? तुझे पता है उसमें कितना कीमती माल था? मेरा करोड़ों का घाटा हो गया। अब मैं क्या करूंगा? चिंटू हाथ जोड़कर रोने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मालिक, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पुलिस वाली आईपीएस अंजलि हमारा पीछा करने लगी थी। मैं घबरा गया था और उसी घबराहट में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर अरविंद ने भानु नेता को शांत करते हुए एक खतरनाक योजना बनाई। वह बोला, साहब, हमें अब दिमाग से काम लेना होगा। हम आज रात को फिर से उस जगह पर जाएंगे जहां जहां ट्रक पलटा है। वहां जो भी पुलिस वाले तैनात होंगे, हम उन्हें हटाकर ट्रक में बचा हुआ सारा माल ठिकाने लगा देंगे। यही सबसे अच्छा रहेगा। भानु ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, पर चिंटू का क्या? उसका नाम तो हर जगह वायरल हो चुका है। पूरी पुलिस उसे ढूंढ रही है। अगर वह पकड़ा गया तो हम सब सलाखों के पीछे होंगे। अरविंद चालाकी से हंसा और बोला, साहब, उसकी चिंता मत करिए। चिंटू का नाम और पहचान बदल देंगे। और वैसे भी हम दूसरे ड्राइवर बेटायरी कोई मोनू को सामने कर देंगे। असली ड्राइवर तो अब तक पकड़ा नहीं गया है ना। हम किसी और को बलि का बकरा बना देंगे, सब ठीक हो जाएगा। भानु और अरविंद ने अपनी योजना बदली और शक से बचने के लिए रात के बजाय दिन के उजाले में ही उस जगह पहुंचने का फैसला किया। उन्हें लगा कि दिन में किसी को उन पर शक नहीं होगा, लेकिन जैसे ही अरविंद और दूसरा ट्रक ड्राइवर घटना वाली जगह पर पहुंचे, उनके होश उड़ गए। वहां सड़क खाली थी। अरविंद ने हक्का बक्का होकर कहा, यहां तो कोई ट्रक ही नहीं है। लगता है उस पुलिस वाली अंजलि ने समय रहते ही ट्रक को जब्त कर लिया और वहां से हटवा दिया। अरविंद ने तुरंत घबराकर भानु नेता को फोन लगाया। भानु ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, कोई बात नहीं, थक गया तो जाने दो। इस घाटे से मेरा साम्राज्य खत्म नहीं होने वाला। फिलहाल हमें शांत रहकर आगे का सोचना होगा। तू वापस थाने जा और ऐसे बर्ताव कर जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। थाने का दृश्य। अरविंद की बेचैनी। अगले दिन अरविंद थाने में अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठ गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। वह ऊपर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर ही अंदर वह बहुत टेंशन, स्ट्रेस में था। वो थाने के लॉकअप में अमित बाबा की हालत और भी नाजुक हो गई थी। अमन चिल्लाकर मदद मांग रहा था, लेकिन अरविंद अपनी ही सोच में डूबा हुआ उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी थाने में अमन की आवाज गूंजी, जो सलाखों के पीछे से विनती कर रहा था। वह बोला, साहब, हम गोए भाई, हमें छोड़ दीजिए या कम से कम कुछ खाने के लिए दे दीजिए। चाचा जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। उन्हें कुछ हो ना जाए साहब, वह बहुत देर से तड़िड़िहाप रहे हैं। अरविंद गुस्से में अपनी कुर्सी से उठा और लॉकअप के पास जाकर घृणा से बोला, अबे ओ, जब से तुम दोनों को यहां लाया हूं तब से मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। हर काम में अधंगा लग रहा है। अमन ने हिम्मत नहीं हारी और अरविंद की आंखों में आंखें डालकर बोला, साहब, किस्मत तो बुरी चलेगी ही। जब आप इतने बुरे काम करेंगे, गरीबों को सताएंगे और ड्रग्स का धंधा करेंगे, तो भगवान भी आपका साथ कैसे देगा? अरविंद का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह चिल्लाया, अभी बताता हूं तुझे। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। चुपचाप बैठ वरना लाठी उठाऊंगा और फिर तू चलने लायक नहीं रहेगा। अमित बाबा ने कांपती आवाज में अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए कहा, साहब, लाठी मत चलाना। वैसे ही मेरी तबीयत बहुत खराब है। शायद ये मेरा आखिरी समय चल रहा है। कार्रवाई। दूसरी तरफ चिंटू ड्राइवर अपनी जान हथेली पर रखकर भागते हुए सीधा आईपीएस अंजलि के पास पहुंचा। वह अंजलि के पैरों में गिर पटड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। चिंटू बोला, मैडम, मुझे बचा लीजिए। भानु नेता ने मेरी मासूम बेटी को किडनैप कर लिया है। वह मुझसे ये सब गलत काम जबरदस्ती करवाता है। अगर मैं मना करता हूं तो वह मेरी बेटी को मार डालने की धमकी देता है। प्लीज मैडम, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं सब सच बताने को तैयार हूं। चिंटू की बात सुनकर अंजलि की आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्हें अब समझ आ गया कि भानु नेता की जद्दें कितनी गहरी हैं। आईपीएस अंजलि को चिंटू की बात सुनकर एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। शहर का इतना बड्डिद्धा और सम्मानित दिखने वाला नेता भानु इतना घिनौना काम कर सकता है? अंजलि ने गंभीर स्वर में पूछा,
क्या तुम सच बोल रहे हो चिंटू? भानु नेता ने तुम्हारी बेटी को किडनैप क्यों किया और तुम तब कहाँ थे? मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। आईपीएस अंजलि ने चिंटू की पूरी बात ध्यान से सुनी। चिंटू ने आगे बताया, मैडम, जिस दिन उसने मुझे ड्रग्स ले जाने को कहा और मैंने मना किया, उसी दिन उसने मेरी बेटी को उठा लिया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला है कि मैं बेटी को किसी रिश्तेदार के घर घुमाने ले गया हूँ, ताकि वह डरे नहीं। मैंने उसे सख्त मना किया है कि वह किसी को कॉल न करे। चिंटू की बेबसी देखकर अंजलि की आंखों में चमक आई। उन्होंने चिंटू के कंधे पर हाथ रखा और बोली, लगता है कि तुम वाकई बहुत मजबूर थे, लेकिन तुमने यहां आकर सही फैसला किया है। अब तुम डरो मत। तुम्हारी बेटी की हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। अंजलि ने तुरंत अपनी टीम को इशारा किया और वायरलेस पर चिल्लाई, टीम ए, भानु नेता के हर संभावित ठिकाने पर नजर रखो। टीम बी, इस ड्राइवर की पत्नी को सुरक्षा दो और पता लगाओ कि आखिरी बार बच्ची को कहां देखा गया था। आईपीएस अंजलि ने चिंटू के सिर पर हाथ रखते हुए बड़ी ही विश्वास के साथ कहा, तुम बहुत ही दुख में हो, मैं समझ सकती हूँ, पर घबराओ, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। बस तुम अभी डरो मत और हौसला रखो। अंजलि ने फिर से पुष्टि की, तो तुम्हारी बेटी को भानु नेता ने ही किडनैप करवाया है ना? चिंटू ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और बोला, हाँ मैडम, आप ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। इसमें उसने साफ साफ धमकी दी है। इसी ने मेरी बेटी को उठवाया है। अंजलि ने रिकॉर्डिंग सुनी, जिसमें भानु नेता की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अंजलि का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने तुरंत अपने पास खड़े हवलदारों को बुलाया और गरजते हुए आदेश दिया, हवलदार, तुरंत 2 गादियां तैयार करो। हमें अभी इसी वक्त भानु नेता के फार्म हाउस पर रेड डालनी है। और सुनो, यह बात लीक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने भी गद्दारी की तो उसे मैं खुद सजा दूंगी। आईपीएस अंजलि चिंटू को साथ लेकर भानु नेता के आलीशान बंगले पर जा पहुंची। जैसे ही उनकी सरकारी गाड़ी रुकी, अंजलि तेज कदमों से उतरी और सीधे भानु नेता के सामने जाकर खड़ी हो गई। अंजलि की आंखों में ज्वाला थी। उन्होंने कड़कती आवाज में कहा, भानु जी, हमें पक्की खबर मिली है कि आपने एक मासूम बच्ची को किडनैप किया है। इतना बड़ा अपराध करने से पहले क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आज आप बच नहीं पाएंगे। भानु नेता ने अपनी कुर्सी पर शान से बैठते हुए अट्टहास किया और बड़ी बेशर्मी से बोला, अरे, कौन बच्ची? और कौन है तू मुझे सिखाने वाली? मैंने किसी बच्ची को गायब नहीं किया है। मैडम, लगता है आप रास्ता भटक गई हैं। ये मेरा घर है, कोई मामूली थाना नहीं। भानु नेता अपनी दबंगई दिखाते हुए दहाड़ा, मैं किसी बच्ची को नहीं जानता। मेरे घर से अभी बाहर निकल जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अंजलि ने निडरता से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नेताजी, आप ज्यादा सीधा बनने की कोशिश मत करिए। मुझे पता है कि इस सफेद कुर्ते के पीछे कितना काला सच छिपा है। तभी चिंटू हिम्मत जुटाकर अंजलि के पीछे से बाहर आया। उसे देखते ही भानु की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। वह दांत पीसते हुए बोला, अच्छा तो चिंटू, ये तेरी करतूत है? तूने ही इस पुलिस वाली को मेरे घर का रास्ता दिखाया है? बस तू एक बार यहां से चले जाने दे, फिर मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू अपनी मौत की दुआ मांगेगा। तूने मेरे काम में अधंगा डालने की हिम्मत कैसे की? किसी ने बिना समय गंवाए कड़े लहजे में कहा, नेताजी, हमारा टाइम खराब मत करिए। हमें अच्छी तरह पता है कि आपने ही इस बेचारी की बेटी को किडनैप किया है। आप ड्रग्स की तस्करी करते हैं और मासूमों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने शांति से अपना जुर्म कबूल नहीं किया, तो मुझे आपको यहीं से हथकड़ी लगाकर ले जाना पड़ेगा। भानु नेता अभी भी अकड़ रहा था। तभी चिंटू ने आगे बढ़कर चिल्लाते हुए कहा, भानु साहब, ये आईपीएस मैडम हैं। अब आपकी दबंगई नहीं चलेगी। मैंने आपके बारे में सारी सच्चाई इन्हें बता दी है। वह ट्रक, वह ड्रग्स और कैसे आपने मेरी बच्ची को उठाया, सब कुछ। अब आप बच नहीं पाएंगे। चि- चिंटू ने जैसे ही रिकॉर्डिंग और सबूतों की बात की, भानु नेता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि अब राजनीति या दबंगई काम नहीं आएगी। आईपीएस अंजलि के सख्त तेवर और सबूतों के दबाव में आकर भानु का चेहरा डर से पीला पीढ़ी डे गया। अंततः हार मानकर भानु नेता लदखदाती आवाज में बोला, चिंटू, तेरी बेटी सही सलामत है। उसे मैंने पीछे वाले नंबर 3 वाले कमरे में बंद कर रखा है। जा, अपनी बेटी को वहां से निकाल ले और यहां से दफा हो जा। चिंटू पागलों की तरह उस कमरे की ओर भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी छोटी सी बेटी सहमी हुई कोने में बैठी थी। अपनी बच्ची को देखते ही चिंटू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने उसे सीने से लगा लिया और चूमने लगा। वह अपनी बेटी को गोद में उठाकर तुरंत बाहर अंजलि मैडम के पास आया। आईपीएस अंजलि ने चिंटू की आंखों में राहत के आंसू देखे और नरमी से कहा, चिंटू, अब तुम अपनी बेटी को लेकर सुरक्षित घर जाओ। अपनी पत्नी को संभालो, वह बहुत परेशान होगी। अगर आगे गवाही के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ी,
तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। अब जाओ और बाहर खेड़ी दे दे हवलदारों को अंदर भेज दो। चिंटू ने अंजलि के सामने सिर झुकाया और अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल गया। जैसे ही उसने बाहर जाकर इशारा किया, अंजलि की टीम के चुस्त हवलदार अंदर आ गए। हवलदारों के बीच घिरे भानु नेता की हालत अब पतली हो चुकी थी। उसके चेहरे पर हवाइयां। आईपीएस अंजलि ने अपनी आंखों में नफरत और कानून का सख्त तेवर लेकर कठोर शब्दों में कहा। आईपीएस अंजलि ने भानु नेता की आंखों में देखते हुए गरज कर कहा, एक मासूम बच्ची को किडनैप करके आपने उसे अपने घर में कैद रखा और उस लाचार बाप से ड्रग्स तस्करी जैसा गलत काम करवाया। आपको कानून का जरा भी खौफ नहीं? तभी भानु का दूसरा ड्राइवर मोनू भी वहां आकर खड़ा हो गया। वह डर से कांप रहा था, पर उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैडम, मुझसे जो भी कहा गया मैंने वही किया। भानु साहब के डर के मारे मैं चुप था, पर अब और नहीं। उसने सारी सच्चाई, कैसे ड्रग्स लॉर्ड होते थे और कैसे वे लोग पुलिस को चकमा देते थे, सब अंजलि को बता दिया। कैसे? अंजलि ने भानु नेता की आंखों में देखते हुए आखिरी चेतावनी दी। नेताजी, अब अगर आपने चालाकी करने की कोशिश की तो सीधा फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी। अब चलिए थाने, वहीं आपका हिसाब होगा। पुलिस वालों ने भानु को खींचकर गाड़ी में बैठाया। अंजलि भी अपनी कार में बैठ गई और काफिला सीधे थाने पहुंचा। जैसे ही अंजलि थाने के अंदर दाखिल हुई, वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने लॉकअप में एक बुजुर्ग आदमी बेहद बुरी हालत में बैठा था। भूख, प्यास और बीमारी की वजह से उनकी आंखों में गहरी निराशा थी। अंजलि की चीख निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता अमित थे। अंजलि भागकर सलाखों के पास पहुंची और तड़पकर बोली, पिताजी, आप यहाँ, आपकी ये हालत किसने की? अंजलि भागकर लॉकअप की सलाखों के पास पहुंची और अपने पिता के हाथों को थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि जिस पिता से वह 2 महीने बाद मिलने वाली थी, वे इस हाल में मिलेंगे। अंजलि ने रोते हुए पूछा, पापा, आपको जेल में क्यों बंद किया? क्या बात हुई थी? मैं तो अपना काम निपटाकर आपसे मिलने घर आने वाली थी, पर इस ड्रग्स वाले केस में फंस गई। आपकी ये हालत किसने की? अमित बाबा का गला प्यास से सूखा हुआ था। उनकी आवाज बहुत मुश्किल से निकल रही थी। उन्होंने अंजलि की तरफ देखा और लद्दाख दहाती आवाज में बोले, बेटी, इस दरिंदे इंस्पेक्टर अरविंद ने मुझ पर जुल्म ढाए हैं। मेरी इससे बस मामूली सी टक्कर हो गई थी। उसी बात का बदला लेने के लिए यह मुझे अपराधी की तरह पकड़िहाच लाया। इसने मुझे न खाना दिया, न पानी। मुझे लाठी से बहुत पीटा है बेटी। अब भूख और प्यास से मेरी जान निकल रही है। मुझे लग रहा है मैं अब और नहीं बचूंगा। अरविंद गुस्से में पागल होकर चिल्लाया, ओ बुड्ढे, अपनी जुबान संभाल कर बोल। ये क्या बोले जा रहा है? भूल गया है क्या कि मैं कौन हूं? और ये लड़की कौन है रे? तेरी बेटी? अंजलि ने गुस्से से कांपते हुए कहा, देखिए, आपने मेरे पिता पर बहुत अत्याचार किया है। आप इस तरह गैर कानूनी ढंग से थाने में किसी को भी बंद करके मारपीट नहीं कर सकते। अरविंद ठहाका मारकर बोला, अभी फिर ज्ञान देने वाली आ गई है। अगर यह तेरा बाप है तो सुन, मैं इसे अब भी जेल से नहीं छोड़ूंगा। देख, अभी तेरे सामने तेरे पिता का क्या हाल करता हूं। जेल के अंदर से अमन चिल्लाकर बोला, अंजलि दीदी, जब मैं आपके पिताजी को बचाने आया तो इन लोगों ने उनके साथ मुझे भी जेल में बंद कर दिया। मैं मजबूर था, कुछ नहीं कर पाया। हमें बहुत मारा गया है और आपके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी पुलिस वाले भानु नेता को लेकर थाने के अंदर दाखिल हुए। भानु को देखते ही अरविंद की जान निकल गई। भानु चीखते हुए बोला, अरे अरविंद, यह लड़की मामूली नहीं, आईपीएस मैडम है। इसने मुझे पकड़ लिया है और हमारा पूरा काम चौपट कर दिया। उसका भी पता चल चुका है। यह सुनते ही अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंजलि ने कड़क आवाज में आदेश दिया, तुम दोनों गद्दारों को एक साथ खड़ा करो। अंजलि ने देखा कि एक तरफ भानु और अरविंद जैसे अपराधी खड़े हैं और कराट हैं, और दूसरी तरफ उसके पिता भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। उनकी हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। अंजलि ने सबसे पहले अपने कर्तव्य और धर्म का पालन किया। उसने तुरंत अपने पिता को जेल से निकाला और अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गई। अस्पताल में उनके पिता का इलाज शुरू हुआ। उन्हें खाना और पानी दिया गया। जब उनकी हालत में सुधार आया तो उन्हें डॉक्टर की देखरेख में छोड़कर अंजलि वापस थाने पहुंची। थाने में अब भानु नेता, इंस्पेक्टर अरविंद, अमन और कुछ पुलिस वाले मौजूद थे। अंजलि ने वहां पहुंचते ही इंसाफ की प्रक्रिया शुरू की। अंजलि ने भानु की आंखों में देखते हुए कठोर लहजे में कहा, भानु, तुमने न केवल ड्रग्स का काला धंधा किया, बल्कि अपनी सच्चाई छुपाने के लिए एक मासूम बच्ची को किडनैप किया और उस बेचारी बच्ची को डरा धमका कर रखा। तुमने एक गरीब बाप से उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर गलत काम करवाया। यह अपराध माफी के लायक नहीं है। अंजलि फिर अमन की तरफ मुद्दी और पुलिस वालों से बोली, अमन बेगुनाह है। इसने मेरे पिता की मदद करने की कोशिश की, जिसके बदले इसे यह सजा मिली। इसे अभी इसी वक्त रिहा करो। अंजलि ने गरजते हुए कहा, भानु, तुम्हें तुरंत जेल में बंद किया जाएगा और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
यह सुनकर अरविंद बुरी तरह घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा क्या होगा, मुझे छोड़ दीजिए। तभी अमन ने अंजलि को सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे अरविंद ने उन्हें और अमित बाबा को तड़पाया था। अंजलि ने अरविंद को धिक्कारते हुए कहा, इंस्पेक्टर अरविंद, तुमने पुलिस की वर्दी में होकर गलत काम को बढ़ावा दिया है। तुम दोनों पर सख्त कार्रवाई होगी। एक बुजुर्ग और बेगुनाह इंसान पर लाठी चलाना बहुत बड़ा अपराध है। तुमने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। अरविंद अब गिड़गिड़ाने लगा और अपनी जान बचाने के लिए सारा दोष भानु पर मढ़ते हुए बोला, मैडम, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो बस वही किया जो भानु नेता ने मुझसे कहा था। मुझ पर कुछ तो रहम करिए। अंजलि ने नफरत से उसकी ओर देखा और बोली, रहमत की उम्मीद मत करो अरविंद। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। तुमने भानु के साथ मिलकर अपनी वर्दी को दागदार किया है। अब तुम दोनों का ठिकाना सिर्फ जेल होगा। अंजलि ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि इन दोनों को सलाखों के पीछे डाला जाए। अंजलि ने अरविंद की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ते हुए कहा, तुम रहम की बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है कि तुमने गलत तरीके से और फर्जीवाड़े से पुलिस की यह नौकरी पाई है। तुम जैसे भ्रष्ट इंसान को वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। अंजलि ने तुरंत अपना फैसला सुनाया, अरविंद, तुम अभी इसी वक्त सस्पेंड किए जाते हो। आज के बाद तुम्हारे जैसे पुलिस वालों का इस विभाग में कोई काम नहीं है। सिर्फ सस्पेंशन ही नहीं, जो जुल्म तुमने बेगुनाहों पर किए हैं उसके लिए तुम्हें जेल की चक्की भी पीसनी होगी। अंजलि का कड़क अंदाज देखकर थाने के बाकी सिपाही भी दंग रह गए। अंजलि ने चिल्लाकर आदेश दिया, हवलदार, इस भ्रष्ट इंस्पेक्टर की वर्दी उतारो और इसे भानु नेता के साथ उसी कालकोठरी में डालो। कानून सबके लिए बराबर है। अरविंद और भानु, जो अब तक दूसरों को डराते थे, खुद थर-थर कांपने लगे। अंजलि ने अपने पिता और अमन को इंसाफ दिलाकर यह साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आईपीएस अंजलि ने तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर कमिश्नर को कॉल किया और उन्हें पूरी घटना और सबूतों के बारे में विस्तार से बताया। अंजलि ने स्पष्ट कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और इसे कोर्ट की निगरानी में भी डालना होगा। अंजलि ने कहा, सर, भानु नेता और इंस्पेक्टर अरविंद ने जो किया है उसके लिए उन्हें पद से हटाना और जेल भेजना ही एकमात्र रास्ता है। कमिश्नर ने अंजलि की बहादुरी की तारीफ की और कोर्ट से तुरंत आदेश दिलवाए कि भानु नेता को उसके पद से बर्खास्त किया जाए और अरविंद को पुलिस फोर्स से हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। गुस्से में भरी अंजलि ने दोनों अपराधियों को सलाखों के पीछे डलवा दिया। इसके बाद वह अमन की तरफ मुड़ी। अंजलि ने अमन का हाथ थामकर कहा, अमन, तुम बहुत ही अच्छे और बहादुर आदमी हो। तुम जैसे ईमानदार लोगों की वजह से ही आज दुनिया में सच्चाई और इंसानियत बची हुई है। तुमने जो मेरे पिता के लिए किया उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अंजलि ने अमन को सम्मानित करने का वादा किया और फिर अपने पिता अमित बाबा के पास पहुंची। अमित बाबा अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सुरक्षित महसूस कर रहे थे। अंजलि अपने पिता, माँ और भाई बहन के साथ घर की ओर चल दी। उसकी आंखों में एक सुकून था कि उसने न केवल अपने पिता को बचाया बल्कि समाज से दो बड़े दरिंदों का भी सफाया कर दिया। अंजलि अपने पिता को सुरक्षित लेकर घर पहुंची और उनके साथ रहने लगी। घर पहुंचकर जब अंजलि ने परिवार के सभी सदस्यों को विस्तार से बताया कि पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ, तो वह सन्न रह गए। घर वालों को तो यही लग रहा था कि अमित बाबा अपनी बेटी अंजलि के साथ कहीं बाहर घूमने गए होंगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें जेल में तड़पाया गया और उनकी जान पर बनाई थी, तो किसी को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। माँ और भाई बहन की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्हें अंजलि की बहादुरी पर गर्व भी हुआ। अंजलि के घर में अब खुशियों का माहौल था और सब हंसी खुशी साथ रहने लगे। लेकिन अंजलि एक कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर थी। उसने ठान लिया कि जो उसके पिता के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।